Hello students, my name is Shuchi Bharati and I am first year medical student. आज की बायो की क्लास में हम बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं जो कि है डिफरेंस बिटवीन डीएनए, क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम। तो बच्चों ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हम 11th और 12th में फ्रिक्वेंटली सुनते रहते हैं, बट हमें इसके बीच का डिफरेंस समझ में नहीं आता। तो आज की क्लास में हम इस डाउट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करते हैं और सीखते हैं कि डीएनए, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में डिफरेंस क्या है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले डीएनए डीएनए होता क्या है। अच्छा, सबसे पहले डिफरेंस बताने से पहले मैं एक छोटा सा रिकैप देके बता देती हूँ कि डीएनए, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम आखिरकार होते क्या है। ठीक है, तो डीएनए क्या है? डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। क्या है? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल से मतलब कि डीएनए पे हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, मतलब डीएनए क्या करता है? हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से मतलब जो पेरेंट्स से हमारे डॉटर्स में जाती है, मीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही है। दूसरी बात, डीएनए कैसा होता है? ये डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। हेलिक्स मतलब ये दिख रहा है, ये हेलिक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमारे फर्स्ट इंपॉर्टेंट कि डीएनए की लेंथ कितनी है। ये डीएनए की लेंथ जो है ये वेरी करती है, यूकैरियोट्स की अलग, प्रोकैरियोट्स की अलग, इवन यूकैरियोट्स में भी वेरी करेगी, और विच इज अराउंड 2.2 मीटर। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है? ये ह्यूमन डीएनए की बात हो रही है। ठीक है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? इट इज फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल। सेल की न्यूक्लियस में हमें डीएनए मिलता है। और ह्यूमन डीएनए, ह्यूमन सेल की न्यूक्लियस का साइज क्या है? 10⁻⁻6 मीटर। मतलब ये कितना छोटा होगा, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ये हमारा न्यूक्लियस। और अगर हम अपने डीएनए को देखें तो वो 2.2 मीटर की डीएनए होती है। नेक्स्ट इज क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या क्या है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या है? डीएनए की फॉर्म है, फॉर्म ऑफ डीएनए। फॉर्म ऑफ डीएनए मतलब डीएनए का दूसरा रूप है एक तरीके से। ठीक है, डीएनए का क्या है? दूसरा रूप है। क्रोमैटिन बना किससे है? एक तो खुद ही डीएनए, क्योंकि डीएनए का रूप है, प्लस ये आपको दिख रही है, ये हमारा डीएनए है, और ये एक प्रोटीन होता है जिसके ऊपर ये खुद को रैप अप करता है, ऐसे बाउंडेड कर लेता है। तो डीएनए प्लस प्रोटीन मिलके क्या बनता है? हमारा क्रोमैटिन। ठीक है, और ये अगर आपने 11th 12th, हाँ ठीक है, प्रोटीन भी कौन सी होती है? हिस्टोन प्रोटीन। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, नेक्स्ट क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम कुछ नहीं है, इट इज और कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। ये क्या है? कंडेंस्ड फॉर्म। कंडेंस्ड फॉर्म मतलब और रिड्यूस्ड साइज, मतलब सबसे लॉन्ग हमारा डीएनए होगा, फिर ये डीएनए जब ऐसे प्रोटीन के चारों तरफ ऐसे रैप अप हो जाएगा, बाउंड करेगा, तो वो क्रोमैटिन बनाएगा, और जब और भी प्रोटीन्स आके जुड़ेंगे तो वो क्या बना लेंगे? क्रोमोसोम बना लेंगे। इसका मतलब अगर देखा जाए तो ये डीएनए की दो फॉर्म है, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम। अब हमें ये देखना है कि डीएनए की ये जो दोनों फॉर्म्स हैं, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम, ये कौन से फेजेस में मिलती हैं। जैसे कि आप लोगों ने सेल डिवीजन पढ़ लिया होगा। सेल डिवीजन में जब सेल एक से दो सेल बनाता है तो उसके लिए वो पहले दो फेजेस में जाता है। दो फेज कौन से होते हैं? इंटरफेज और एम फेज। अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। जब सेल डिवाइड करता है तो वो दो फेज में जाता है। कौन कौन सा फेज होता है? इंटरफेज और एम फेज होता है। पहले मैं लिखूंगा, देखो, सेल जब डिवाइड करता है तो दो फॉर्म में जाता है, इंटरफेज और एम फेज में। ठीक है, इंटरफेज और एम फेज में। अब ये दोनों क्या है? इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज हमारा प्रिपरेटरी फेज है, जब सेल खुद को प्रिपेयर करता है, अपने लिए सारे प्रोटीन्स को तैयार करता है ताकि वो डिवाइड कर सके, मतलब एम फेज में जा सके, मतलब एक सेल से वो दो सेल को बना सके। बात समझ आई? तो इंटरफेज हमारा क्या है? ये हमारा प्रिपरेटरी फेज है, जब सेल खुद को क्या कर रहा है? प्रिपेयर कर रहा है डिवाइड होने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो आप लोगों का 5th मई को नीट का एग्जाम है, तो इसके लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो। कोई बहुत सारी टेस्ट सीरीज लगा रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन लगा रहा है। ठीक है, जिन्होंने बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे पेपर सॉल्व कर रहे हो, वो किस लिए कर रहे हो? उस 5th मई के लिए, जो मेन डे है आपका। तो सेम ये समझ लो, ये इंटरफेस क्या है? उसका मेन डे है एम फेज, मतलब जब सेल खुद को डिवाइड कर दे, उसके लिए वो खुद को क्या कर रहा है? प्रिपेयर करता है, जैसे आप लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हो नीट के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इंटरफेज हमारा कैसा फेज होता है? प्रिपरेटरी फेज होता है। और इस टाइम पे जो डीएनए होती है हमारी, वो किस फॉर्म में होती है? क्रोमैटिन की फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है हमारी डीएनए? क्रोमैटिन की फॉर्म में होती है। ठीक है, और ये जो हमारा एम फेज है, एम फेज में जो हमारा डीएनए होता है वो क्रोमोसोम की फॉर्म में होता है। इसकी बात हम आगे करते हैं। इससे पहले मैं एक बार आपको दिखाती हूँ कि डीएनए, क्रोमोसोम और क्रोमैटिन साथ में कैसे दिखेंगे। ठीक, इससे पहले आप ये देखिए, ये मान लीजिए हमारी क्या है? डीएनए है। ये डीएनए दिख रहा है, ये क्या है? ये डीएनए का एक ओपन स्ट्रक्चर है। ये देखिए, ये क्या है? ये हमारी डीएनए है। जो हमारा डीएनए का ओपन स्ट्रक्चर होता है, ये वही वाला हमारा डीएनए है। ठीक है, ये आ गया हमारा डीएनए।
ठीक है। फिर ये डीएनए क्या होगा, कुछ प्रोटीन के ऊपर रैप अप कर जाएगा। ये कौन सी प्रोटीन है हमारी, ये हमारी हिस्टोन प्रोटीन्स है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, खुद को हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रैप अप करेगा। ये देखो यहाँ पे ये रैप कर गया, यहाँ पे ये, तो ये कौन सा प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन है। फिर ये यहाँ पे हमारे ये पूरा और भी ज्यादा हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के ऊपर क्या कर जाएंगे, बाइंड कर जाएंगे। तो ये हमारा जो ओपन स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलेंगे, डीएनए, ठीक है। और ये जो हमारा डीएनए प्लस हिस्टोन है, क्या है, डीएनए प्लस हिस्टोन है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन। क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन। बात समझ में आ गई। और ये जो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर है, ये कंडेंस्ड सबसे रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए है, उसको हम बोल देते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। फिर हमारी बात, क्रोमैटिन कौन से फेज में मिल रहा है, क्रोमैटिन हमें मिलेगा इंटरफेज में, इंटरफेज में। और ये क्रोमोसोम कौन से फेज में मिलेगा हमें, एम फेज में। एम फेज मतलब जो डिवाइडिंग फेज होता है, जब हमारा सेल एक सेल से दूसरे सेल में जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम फेज, ठीक है। और उस टाइम पे हमारा क्रोमोसोम डीएनए जो होता है वो क्रोमोसोम जैसा दिखता है। बात समझ में आ गई। उसके बाद आप कहोगे कि मैम बट हमें तो डीएनए इस ऐसा दिखता है, ऐसे तो इसमें हमें एक आर्म दिख रहा है, बट हमारे को तो डीएनए में 2 आर्म्स दिखते हैं, हमने तो क्रोमोसोम बुक में ऐसा देखा है, ऐसा तो नहीं देखा। तो इसका रीजन ये होता है कि जब सेल डिवाइड करता है तो इंटरफेज में हमने 3 स्टेजेस पढ़े हैं, G1, S और G2। एस में क्या होता है, डीएनए क्या करता है, खुद को रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट करके क्या करेगा, ये एक स्ट्रैंड है, इसी से ये बनाएगा दूसरा स्ट्रैंड, और इसमें सेम जो ये वाला डीएनए है, ये सेम यहाँ पे क्या हो जाता है, रेप्लिकेट हो जाता है। ये दिख रहे हैं, एक डीएनए क्या हो गया, खुद को रेप्लिकेट करता है। तो जो हम बुक्स में क्रोमोसोम देखते हैं वो आफ्टर एस फेज देखते हैं। आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन के बाद हमें डीएनए ऐसा दिखने लगता है। डीएनए क्या है, क्रोमोसोम का ही, क्रोमोसोम क्या है, डीएनए का ही फॉर्म है। बात क्लियर हो गई। तो ये देखो, ये जो क्रोमोसोम है इसमें आपको 2 आर्म्स दिख रही होंगी, एक ये आर्म और दूसरा ये वाला आर्म। ये जो 2 है ना, इनको हम आर्म्स नाम देते हैं, ठीक है। तो ये हमें दिख रहा है, ये एक आर्म, ये 2 आर्म, एक ही क्रोमोसोम के 2 आर्म्स। तो ये जो आर्म्स है ना, उनको ही क्या बोलेंगे, जो आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम है उन्हीं को हम बोलते हैं क्रोमैटिड। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड। तो ये एक क्रोमोसोम की 2 क्रोमैटिड, एक क्रोमैटिड 2 क्रोमैटिड। अगर मैं ये वाला बता रही हूँ तो ये भी एक क्रोमोसोम ही है जिसके अंदर हमारा एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, बट ये स्ट्रक्चर कब दिखेगा, एस फेज से पहले। इसमें एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिन। एस फेज के बाद हमारा डीएनए कैसा दिखने लगता है, ऐसे। हमारा क्रोमोसोम कैसा दिखने लगता है, ऐसे। ये कब दिखता है, आफ्टर एस फेज। हमारा क्रोमोसोम रेप्लिकेट, हमारा डीएनए रेप्लिकेट करके कैसे दिखता है, उसमें हमें 2 आर्म्स दिखती हैं, 2 क्रोमैटिड। इसमें कितने क्रोमैटिड हैं, इसमें एक क्रोमैटिड है, ठीक है। और इसमें कितने क्रोमैटिड है, इसमें 2 क्रोमैटिड है। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। तो ये था हमारे डिफरेंस बिटवीन डीएनए, क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम। आपको भी दिखाती हूँ, मैंने कुछ बनाया है। जैसे मान लो ये आपका डीएनए है, इसको आप लोग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मानो। ये दिख रहा है, ये डबल स्ट्रैंडेड, इसको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मानो। समझ गए, ये हमारा डीएनए का सबसे ओपन स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये देखो, ये हमारा क्या हो गया, क्रोमैटिन। ये दिख रहा है, ये क्रोमैटिन, ये डीएनए के बीच बीच में, जिसके जो इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर क्या है, रैप्ड है, इसके चारों तरफ बंधा हुआ है। इसको क्या बोल देंगे हम, ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, क्रोमैटिन। डन। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो ये क्रोमोसोम, सबसे छोटा, सबसे कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए कौन सा होता है, क्रोमोसोम। ये वाला दिख रहा है, ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है। और इसमें इस क्रोमोसोम की कितनी क्रोमैटिड है, एक आर्म है तो एक क्रोमैटिड। ये वाला स्ट्रक्चर है, ये दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर है। बात क्लियर हो गई। आफ्टर एस फेज के बाद इसके साथ एक और आ जाएगा जो कि 2 क्रोमैटिड हो जाएगा, बट ये क्रोमोसोम कितने रहेंगे, एक ही क्रोमोसोम होगा और इसकी 2 क्रोमैटिड, एक क्रोमोसोम की एक क्रोमैटिड। तो ये हो गया हमारा डीएनए, ये वाला क्रोमैटिन, ठीक है, और ये वाला क्रोमैटिड। ये देखो, ये उलझ रहा है, ठीक है, सबको दिख रहा है, समझ आ गया। डीएनए, क्रोमैटिन एंड क्रोमैटिड। सो क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्स ऑफ डीएनए, जो कि क्रोमैटिन हमें इंटरफेज स्टेज पे मिलती है और क्रोमोसोम हमें एम फेज पे मिलता है। जाते जाते मैं आप लोगों को एक चीज सिखाना चाहूंगी। आप लोग जीन भी बहुत पढ़ते हो, हर जगह आपको जीन मिलेगा आगे। अभी अगर आप 12th में होंगे तो मॉलिक्यूलर में तो और प्रिंसिपल में तो जीन हर जगह ही है, हर जगह आप पढ़ोगे जीन जीन जीन। तो इसमें भी बच्चों को ना समझ में नहीं आता कि जीन है क्या आखिरकार। तो जीन होता क्या है, मैं वो आपको जाते जाते बताऊंगी। देखो, अगर आप जीन की डेफिनेशन पढ़ोगे ना, जीन की डेफिनेशन क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये पढ़ा होगा सबने, ये सारी एनसीईआरटी की लाइनिंग में बता रही हूँ, ठीक है, जो एनसीईआरटी की डेफिनेशंस है। इनहेरिटेंस क्या होता है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती है उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस।
फंक्शनल यूनिट क्या है? फंक्शनल यूनिट का मतलब डीएनए की वो यूनिट या डीएनए की वो सीक्वेंस जिसका कुछ फंक्शन हो, जो कुछ काम करती हो। बात समझ में आई? इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर डीएनए के कुछ सीक्वेंस में फंक्शनल होंगे तो कुछ नॉन फंक्शनल भी होते हैं जो कि कुछ भी नहीं बनाते हैं। अगर मान लो ये आपकी क्या है, डीएनए है, ये डीएनए का, ये आपकी डीएनए है, तो इसमें कुछ सीक्वेंस होगी, जैसे कि ये वाली सीक्वेंस, फिर ये वाली सीक्वेंस है, ये वाली सीक्वेंस है, ये देख रहे हो, ये जो मैं ब्लू से शेड कर रही हूँ, ये मान लो ये जीन है, ये क्या है, जीन है, ये भी जीन है, तो ये सब आपकी क्या है, जीन है। तो जो जीन होती है वो खुद को एक्सप्रेस करती है, ठीक है, और प्रोटीन बनाती है, क्या फॉर्म करती है, प्रोटीन फॉर्मेशन करती है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये फंक्शनल यूनिट है, इसका कुछ काम है, ये कुछ काम कर रहा है। तो डीएनए की वो सीक्वेंस जो प्रोटीन फॉर्मेशन बनाए, ठीक है, और किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करे। कैरेक्टर को एक्सप्रेस करना मतलब जैसे हमारी आईज का कलर हो गया, हमारे स्किन का कलर हो गया, हमारे हेयर्स का कलर हो गया, हमारी हाइट हो गई, ये हमारे पेरेंट्स से मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि उनके अंदर से जो डीएनए हमारी बॉडी में पास हुआ है, उसमें जो जीन है वो क्या करी, एक्सप्रेस होके हमें वो कैरेक्टर प्रोवाइड किया है कि हमारी आंखों का कलर हमारे मम्मी से मिलता है, ये हमारे आंखों का कलर हमारे फादर से मिलता है, ठीक है। तो डीएनए की वो सीक्वेंस जो खुद को एक्सप्रेस करे और प्रोटीन का फॉर्मेशन करे, और ये प्रोटीन कोई कैरेक्टर को बनाए या कोई कैरेक्टर का फॉर्मेशन करे किसी इंडिविजुअल में, तो उस जीन, उसी सीक्वेंस को हम जीन नाम दे देते हैं। डीएनए की कुछ सीक्वेंस ऐसी भी होती है, जैसे ये वाली सीक्वेंस है, जो कि कोई भी प्रोटीन का फॉर्मेशन, नो प्रोटीन फॉर्मेशन, जो किसी भी प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करती है, ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंस। अभी बात समझ आई? तो इसका मतलब ये हमारा जो जीन है वो कैसा सीक्वेंस हो जाएगा, ये हमारा जीन, हमारा कैसा सीक्वेंस है, ये हमारा कोडिंग सीक्वेंस होता है। कोडिंग मतलब जो किसी प्रोटीन के लिए कोड करे, किसी कैरेक्टर को हमारी बॉडी में एक्सप्रेस करे, ठीक है। तो ये होता है हमारा जीन। जीन क्या है? डीएनए की ऐसी सीक्वेंस जो खुद को क्या कर दे, एक्सप्रेस कर दे। तो आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। होप सो मैंने आपको जितना भी पढ़ाया हो आपको समझ आया हो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट्स में बताना कि आपको कैसा लगा, कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया। और ऐसी और भी वीडियोस के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको कौन सा कॉन्सेप्ट मुझसे समझना है, या कौन से कॉन्सेप्ट पे मैं अपनी नई वीडियो बनाऊँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।